इसमें देखो या इसमें देखो ना। वन नोट सारी कोई और बता रहा है, एंट्री कोई और तारीख को हो रही है, कोई अलग तारीख से हो रहा है। हाँ जी बेटा, हम लोग ने लास्ट क्लास में कौन सा इलस्ट्रेशन किया था, कुछ आइडिया है आपको? फर्स्ट कर लिया था अपन ने, थर्ड नहीं हुआ फर्स्ट अपन ने कर लिया था, सेकंड और मैंने आपको फोर्थ होमवर्क में दिया। हाँ बता रहा हूँ ये वेबसाइट, एक सेकेंड रुक पंकज, टाइप नहीं हो नहीं आ रहा है फोर्थ इलस्ट्रेशन में डाउट है ना आपको? बोलो बेटा, फोर्थ में क्या डाउट है? हाँ बोल बेटा, बोल। ये वाला 13 नवंबर वाला क्या बेटा? 18 ये वाला ना? हाँ तो 30 नवंबर को ये वाला बिल एक्सेप्टेड बट ड्रॉन बाय ए वाली फॉर 1 मंथ। तो अपन ने 15, अच्छा ये बोल रहे हैं आप लोग इधर, एक से सोल्ड गुड्स टू बाली, तो 3 नवंबर की एंट्री के बाद में आप ये बोल रहे हो कि बिल एक्सेप्टेड बाली एक्सेप्टेड, तो हमारे लिए क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड रुको, बोला ना उसको पंकज होगा, बोलना गेट खोलते ही होगा पंकज। पंकज बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही बच्चों को, देख। आपने आप में से कितने बच्चों का नया बैच है जो पहली बार क्लास में आए हैं? ठीक है, अच्छा अब देखो अब आ रही है क्या आवाज? ऑडियो भी नहीं आ रही, संजय जी बोल रहे हैं। हाँ? तो बोला ऑडियो वीडियो चालू है, तो इसमें हो नहीं रहा था यहाँ से। हाँ अब देखो अब आ रही होगी आवाज आप लोग? बेटा आप कंफर्म कीजिए ना, आ रही है ना आवाज? संजय जैन आ रही है ना? हाँ नमन जैन आ रही है आवाज? ठीक है ओके।
तो बेटा 15 नवंबर को जो बिल एक्सेप्ट किया था, बिल ड्रॉन बाय अली फॉर 1 मंथ, बेटे जो बिल ड्रॉ किया तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, अली के बुक्स में एंट्री क्या होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बाली, तो बाली क्रेडिट होना चाहिए था, बाय बिल रिसीवेबल आना चाहिए था बेटे। 15 नवंबर है तो डेट कॉलम, मैंने आपको जब क्वेश्चन होमवर्क में दिया था तो मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में फॉर्मेट में इन्होंने जो डेट्स कॉलम है उसमें ड्यू डेट लिखी हुई है, हम लोग हमारा फॉर्मेट फॉलो करेंगे, हम लोग को अपना ही फॉर्मेट काम में लेना है, डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट फिर अमाउंट फिर डेज और फिर प्रोडक्ट। तो ये आंसर सही है बेटे, इन्होंने क्या कर दिया, डेट कॉलम की जगह डेट कॉलम में क्या डाल दिया है, तुमको तो मैंने जो फॉर्मेट सिखाया वही फॉलो करना था। तो अपन डेट कॉलम में क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में 15 नवंबर जिसकी एक महीने वाला बिल है बेटा, तो 1 जनवरी से 15 अप्रैल नवंबर से एक महीना जाएंगे तो 15 दिसंबर आएगा, फिर 16 17 18, तो ये जो आया है इधर ये ड्यू डेट ही लिखी है बेटे, आप इसके हिसाब से मत कीजिए, जो मैंने फॉर्मेट करना है वैसा कीजिएगा। समझ में आ गई आपको मेरी बात, और कोई डाउट? हाँ बेटा, क्योंकि 15 नवंबर को लिखा है ना अपन ने बिल, 15 नवंबर से एक महीना पूरा कब होगा, 15 दिसंबर, 16 17 18, समझ गया मेरी बात, 3 दिन जोड़ेंगे ना अपन, पढ़े थे ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कौन सी, कौन बोल रहे हैं? आपने बेटा बी आर नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर, तो आपको ये टॉपिक समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। वैसे जब किसी व्यक्ति का लिखा हुआ बिल हम लोग स्वीकार करते हैं तो अपने लिए बिल्स पेएबल होता है, और हम जब किसी व्यक्ति के ऊपर बिल लिखते हैं तो हमारे लिए बिल रिसीवेबल होता है, ठीक है बेटे। आप जब नीचे आज का लेक्चर आप खत्म हो जाए ना, जब फ्री हो जाओ तो आप नीचे जाके पूछ के आना कि भाई हम लोगों का जो पेंडिंग है तो हम कैसे कवर करें, तो बताएंगे आपको, ठीक है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में और कोई डाउट पूछना है किसी को? क्या बेटा 15, आप इस शुरू से हो इस टॉपिक के अंदर, बेटा ड्यू डेट से लेकर कहाँ तक जाना है अपने को, अकाउंट करंट बनाने की डेट तक। तो दिसंबर में दिन कितने होते हैं, 31, 18 निकल गए, कितने बचे 13, और नंबर ऑफ डेज कैसे आ गए, 13 दिन कैसे आ गए, समझ में आ गई मेरी बात? और कुछ पूछना है इसके अंदर? चले फिर अपन लोग चले नया टॉपिक लिखिए, लाल शाही ब्याज, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। हिंदी में लिखें पहले लाल शाही ब्याज, फिर लिखेंगे इंग्लिश में रेड इंक इंटरेस्ट। रेड इंक इंटरेस्ट, लाल शाही ब्याज। सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखो बेटे। रेड इंक इंटरेस्ट, इंग्लिश में इसे रेड इंक इंटरेस्ट बोलते हैं, हिंदी में लिखेंगे लाल शाही ब्याज। पहले इसमें थ्योरी लिख लो फिर समझाता हूं आपको। जब किसी लेन देन की देय तिथि, जब किसी लेन देन की देय तिथि खाता विवरण, खाता विवरण बेटा, खाता विवरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अकाउंट करंट, खाता विवरण बनाने की तिथि के बाद, खाता विवरण बनाने की तिथि के बाद देय हो रही हो, देय हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे ब्याज की गणना नहीं की जाएगी, ऐसे ब्याज की गणना नहीं की जाएगी, जबकि जबकि खाता विवरण बंद होने की, खाता विवरण बंद होने की तिथि से लेकर खाता विवरण
बंद होने की तिथि से लेकर लेन देन की देय तक, लेन देन की देय तिथि तक ब्याज की गणना की जाएगी, ब्याज की गणना की जाएगी तथा उसका लेखा खाता विवरण के उपयुक्त, खाता विवरण की उपयुक्त दिशा में कर दिया जाएगा, खाता विवरण की उपयुक्त दिशा में कर दिया जाएगा, पूर्ण विराम। ऐसे ब्याज को नकारात्मक ब्याज, ऐसे ब्याज को नकारात्मक ब्याज अथवा विपरीत ब्याज के नाम से जाना जाता है, विपरीत ब्याज के नाम से जाना जाता है, पूर्ण विराम। पहले के समय में खाता विवरण बनाते समय, पहले के समय में खाता विवरण बनाते समय ऐसे ब्याज का लेखा करते समय, ऐसे ब्याज का लेखा करते समय लाल शाही का उपयोग किया जाता था, अतः इस ब्याज को लाल शाही ब्याज, इंग्लिश में लिखो बेटे, रेड इंक इंटरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, लाल शाही ब्याज रेड इंक इंटरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, हो गया, लिख लिया बेटा। अब ये टॉपिक क्या है इसको ध्यान समझिएगा। आपको पहला इलस्ट्रेशन ध्यान है बेटा, नाथ ब्रदर और श्याम वाला क्वेश्चन किए थे अपन लोग। हम उस प्रश्न में क्या बन के बात किए थे, नाथ ब्रदर। हमारी बुक में किसका अकाउंट खोला था अपन ने, श्याम। बेटा हमने शाम को माल बेचा तो हमारी बुक्स में एंट्री क्या हुई, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने इसे माल बेचा है 1 अक्टूबर को, और मान लीजिए हमने जो 1 महीने का इसे अवधि दी पैसे चुकाने की, वो 1 नवंबर 2019 या 20, इस ट्रांजैक्शन की क्या हो गई बेटे, ड्यू डेट। फटाफट बोलो क्या हो गई, ड्यू डेट। अकाउंट करंट बनाया जा रहा है कौन सी तारीख तक का, 1 फरवरी। तो अपन लोग क्या कर रहे थे बेटे, 1 नवंबर से लेकर 1 फरवरी तक के नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन कर रहे थे। हमें पैसे बाकायदा मिलने कब चाहिए थे, 1 नवंबर को। हमने माल कब बेचा था, 1 अक्टूबर को। हमने अवधि कितने महीने की थी, 1 महीने की। तो हमारे को पैसा मिल कब जाना चाहिए था, 1 नवंबर, जबकि वो पैसे हमें मिलेंगे कब, 1 फरवरी। तो देखा जाए तो हमें शाम को उधार बेचे गए माल पर ब्याज भी वसूलने का अधिकार हो गया कि नहीं हो गया। तो अपन क्या करते थे बेटा, जो लेजर अकाउंट अपन बनाए थे उसमें शाम के डेबिट में एक कॉलम किसका था, अमाउंट का, और एक कॉलम किसका था बेटे, इंटरेस्ट का। याद है आपको, ये देखिए अमाउंट के साथ किसका कॉलम भी था, इंटरेस्ट का। या फिर इंटरेस्ट की जगह कौन सा कॉलम आ गया था, प्रोडक्ट का। बात समझ में आई। तो हमने शाम से कहा कि हम तेरे से बिके हुए माल के 10,000 तो वसूलेंगे ही वसूलेंगे,
लेकिन जो पैसा हमें 1 नवंबर को मिलना चाहिए था तू हमें कब देगा? 1 फरवरी। तो हम तुझसे इतने दिनों का भी क्या लेंगे? ब्याज। तो हम मूलधन भी हम मांगने का काम कर रहे थे और ब्याज भी मांगने का काम हम ही कर रहे थे। क्या ये कोई उल्टी बात है कि सीधी बात है? सीधी बात है। हमने उधार में माल बेचा तो ब्याज हमें ही मिलना चाहिए ना बेटे। बात समझ में आ गई? लेकिन उल्टी बात, नेगेटिव बात, अपोजिट बात कब होगी कि उधार तो बेचूं मैं और ब्याज भी दूं मैं ही। ये बात उल्टी हो गई कि नहीं हो गई? जैसे मैं मान लीजिए मनप्रीत से पैसे मांगने जाता हूँ, मैंने कहा मनप्रीत जो मैंने तुझे उधार में माल बेचा था ला मुझे उसके 10,000 रुपए दे दे। मनजीत ने मुझे 10,000 रुपए, मनप्रीत जो भी बेटे देना, उसने मुझे क्या कर दिया, मेरे 10,000 रुपए दे दिए। मैंने कहा ला ब्याज भी दे दे, इसने मुझे ब्याज भी दे दिया। आप लोगों ने हम दोनों से पूछा सर आपने इससे ब्याज क्यों लिया? तो मैंने कहा भाई मैंने उसे उधार में माल बेचा था तो ब्याज ही मैं लूंगा कि नहीं लूंगा। आपको ये बात अटपटी लगी क्या बेटे? साधारण सी बात लगी होगी। मैंने कहा ला मंजीत मैंने जो तुझे उधार में माल बेचा था उसके पैसे तू मुझे दे दे। इसने मुझे 10,000 रुपए दे दिए। मैं जाने लगा, इसने कहा रुको सर आप मुझे ब्याज दो 100 रुपए का। मैंने कहा हाँ सॉरी मैंने इसको 100 रुपए का ब्याज दे दिया। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा सर आपने इसे 10,000 रुपए क्यों लिए? मैंने कहा मैंने इसे 10,000 रुपए का माल उधार में बेचा था तो मेरे को पैसे लेने थे, इसने मुझे मेरे पैसे दे दिए। सर आपने इसे ब्याज क्यों दिया? यार वो क्योंकि मैंने इसे उधार में माल बेचा था ना इसलिए मुझे इसे क्या देना पड़ा? ब्याज। ये बात आपको बड़ी अटपटी लग रही है कि नहीं लग रही? बोले ये क्या नाटक हो रहा है? जिसने उधार माल बेचा ब्याज उसको मिलना चाहिए था, साला ब्याज दे क्यों रहा है? बताइए क्यों मैं इसे ब्याज दे रहा हूँ? अब देखो जिन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है उनको तो याद होगा, समय से पहले जब बिल की राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो ड्रॉई द्वारा ड्रॉ से डिस्काउंट मांगा जाता है ना। मैं इससे पैसे मांगता कब हूँ? 1 फरवरी। मांगता कब हूँ? और मैं इससे पैसे ले कब लूँ? 1 जनवरी। तो इसने मुझे 1 महीने पहले भुगतान दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बात समझ? जब आपको थ्योरी मैंने एक बात लिखवाई है, जब किसी लेन देन की देय तिथि, बोल के जरा बोलिए, जब किसी लेन देन की देय तिथि खाता विवरण बनाने की तिथि के बाद देय हो रही हो, है ना, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? उस अवधि के लिए ब्याज लेने की जरूरत नहीं है। जबकि देय तिथि और अकाउंट करंट बनाने की डेट का जो गैप है उस पर हमें क्या लगाना होगा? ब्याज लगाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट करंट बनाने की लास्ट डेट कौन सी है? 1 फरवरी। अगर किसी बिल की ड्यू डेट कब है बेटा? 1 जनवरी। तो मुझे मिलना कब चाहिए? 1 जनवरी। मुझे मिलेगा कब? तो ऑब्वियस सी बात है मैं ब्याज प्राप्त करूंगा ना बेटे। लेकिन मुझे मिलना कब चाहिए था? 1 जनवरी को, और मिला कब? 1 फरवरी। तो मुझे 1 महीना बाद में पैसा मिलेगा तो मैं मूलधन भी लूंगा और ब्याज भी लूंगा ना बेटे। मान लीजिए अकाउंट करंट बनाने की डेट क्या है? 1 फरवरी, और किसी लेन देन की देय तिथि क्या है? 1 मार्च। तो मेरे को पैसे कायदे से कब मिलने चाहिए थे? 1 मार्च को। लेकिन मेरे और मंजीत के बीच में जो लेन देनों का मैं एडजस्टमेंट करूंगा वो कौन सी डेट को कर लूंगा? तो जो पैसा मुझे लेना कब हो? 1 मार्च। वो मंजीत मुझे दे कब दे? तो पैसे लेने वाला मैं तो हूँ लेकिन मुझे मिलने चाहिए थे 1 मार्च को और मैं ले कब आया? 1 फरवरी को। तो मैं इतने अवधि के बीच का इसे ब्याज लेने के बजाय ब्याज देने का काम करूंगा कि नहीं करूंगा? यह ब्याज लेने की बजाय देना पड़ गया, विपरीत ब्याज हो गया कि नहीं हो गया? यह ब्याज देने की बजाय लेना हो गया, विपरीत ब्याज हो गया कि नहीं हो गया? बेटे बात समझ में आई? इसे नकारात्मक ब्याज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बाद में बताऊंगा। लालशाही ब्याज क्यों कहते हैं? बेटे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट तो पिछले 10-20 सालों में हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन अकाउंट करंट और लेखांकन का कार्य तो बहुत ऐतिहासिक है कि नहीं? बहुत सालों से कार्य किया जा रहा है। पहले जो अकाउंटेंट हुआ करते थे या जो व्यापारी लोग हुआ करते थे वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर अकाउंटिंग नहीं किया करते थे। वो क्या करते थे? हाथ से लेखा बही, खाता बही बनाकर एक दूसरे को खाता विवरण भेजने का काम करते थे। जब इस तरह के ब्याज में जहां लेन देन तो आपने किया, ब्याज वसूलने वाला, लेकिन आपको एक्चुअल में क्या देना पड़ गया? ब्याज। तो ऐसे ब्याज को दिखाने के लिए अभी आपको जो स्क्रीन पे कलर दिखाई दे रहा है पेन की इंक का, वो कौन सा कलर है? ब्लैक। अगर मैं इसकी जगह पर आपको कोई चीज स्पेशल दिखाना चाहूँ और वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कौन से कलर की इंक से कर दूं? रेड इंक। तो इस प्रकार के ब्याज को पुराने जमाने में किस कलर की शाही से लिखा जाता था? इसलिए इस ब्याज को क्या नाम दे दिया गया? लाल शाही ब्याज। क्या नाम दिया गया? बात समझ में आई? अब एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा बेटे, उस सवाल को आप जब करेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए बेटा। Following running transaction took place between me and you during the month of February 2020। दो पक्षकार हैं, पहले पक्षकार नाम बोलो बेटे मी, दूसरे पक्षकार का नाम बोलो यू। कौन से महीने की बात हो रही है? फरवरी 2020। प्रिपेयर अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मी टू यू। कौन बना के भेजेगा? किसको बना के भेजेगा? कौन सी तिथि तक का बनाया जाएगा? 31 मार्च 2020। और प्रत्येक लेन देन पर ब्याज कितनी प्रतिशत से होगा? 12%। आगे बेटे बात समझ। अच्छा, हमने जब पहला इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था तो पहले इलस्ट्रेशन में एक बात यहाँ लिखी हुई थी कि अज्यूम कर लो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 दिन। तो चाहे साल में 366 दिन ही क्यों ना हो, फरवरी 29 दिनों की ही क्यों ना हो, प्रश्न में एक साफ साफ कह दिया गया कि एक साल बराबर कितना दिन होगा? 365। तो अपने को प्रश्न में जैसा कहा वैसा मान के ही आना पड़ेगा। लेकिन अब ये साल देखिए, 2020 की बात हो रही है बेटा। अच्छा, यहाँ पे भी देखो कौन सा साल है, देखिए 2020। और एक साल में दिन कितने माने इन्होंने? 365। हालांकि ये जो ट्रांजेक्शन आपको दिया है जून और अगस्त के बीच में दिया हुआ है ना बेटा, तो जून और अगस्त में तो फरवरी 2000 चाहे 20 की और चाहे 21 का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इस अवधि में तो फरवरी का महीना काम में ही नहीं आ रहा। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 में साल कौन सा है देखिए, 2020। जिस वर्ष की संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वह है लीप ईयर होता है ना बेटे। लीप ईयर में फरवरी कितने दिनों की होती है? 29। तो फरवरी 29 की हो गई तो 365 दिन में एक दिन बढ़ जाने से वर्ष 366 दिनों का हो गया। इसलिए अच्छा, प्रश्न में कहीं लिखा है क्या एक साल बराबर इतने दिन, एक फरवरी बराबर इतने दिन? तो हमें अपना दिमाग लगाना है। और चूंकि फरवरी 2020 में आ रही है तो फरवरी में दिन भी कितने लेने होंगे? 29 दिन। फरवरी में दिन कितने लेंगे? 29 दिन। और साल में कितने दिन लेंगे? 366। सॉल्यूशन देखिएगा जरा, यहाँ पर कितने दिन लिए गए हैं देखो, 366 दिन लिए गए हैं ना बेटा। जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी तो अपन लोग दिनों की गणना करते समय 1/365 करते हैं जनरली। यहाँ पे क्या किया हुआ है? 1/366। बात समझ में आई? लेकिन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में गड़बड़ी दी हुई है। यहाँ पर तो इन्होंने साल में दिन कितने मान लिए? 366, यानी फरवरी कितने दिनों की मान ली है? 29। लेकिन एक गलती हो गई, यहाँ पर जब दिनों की गणना हो रही थी तो इन्होंने फरवरी कितने दिन की मानी हुई है? 28। तो ये मिस प्रिंटिंग है, गलती है। तो जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसा आपको सही मान के चलना है। बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, कौन बनाएगा इस क्वेश्चन में अकाउंट करंट? रेंडर्ड बाय, वेरी नाइस बेटा। जो रेंडर करता है वो बनाएगा, किसके फेवर में बनाएगा? यू। तो बताइए हम नाम क्या लिखेंगे? यू इन अकाउंट करंट विद मी इंटरेस्ट। अच्छा, कब तक बनेगा अकाउंट करंट? 31 मार्च। तो इंटरेस्ट टू 31 मार्च 2020 एट द रेट कितना परसेंट? 12% पर एनम। बात समझ में आई? बनाइए कॉपी में फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर you in account current with me interest to 31st March 2020 at the rate 12% per annum। फॉर्मेट याद है ना बेटे? एक कॉलम किसका? प्रोडक्ट का। उसके बाद डेज का कॉलम, डेज के बाद में अमाउंट का कॉलम, अमाउंट के बाद में ड्यू डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का, और फिर से डेट का। ये तो हो गया डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चा लोग, वापस से यही कॉलम वापस से किधर बनेंगे? क्रेडिट।
डेट, particulars, due date, amount, days, product, date, particulars, due date, amount, days and product। सबने बना लिया बेटा फॉर्मेट? हम क्या बन के बात करेंगे इस क्वेश्चन में? मी। हम क्या बन जाएंगे? मी। हमारी बुक में किसका खाता है? यू का। चलो पहला पॉइंट, 1 फरवरी 2020 को ये लिखा है अमाउंट पेएबल बाय यू टू मी। पैसा किसके द्वारा दे है? यू के द्वारा। किसको दे है? मी को। और मी तो हम बने ना बेटा, मतलब हमारे को पैसा किससे मिलने वाला है? तो यू हमारा लेनदार हुआ कि यू हमारा देनदार हुआ? देनदार, क्योंकि हमें पैसा किससे मिलेगा? यू से। तो यू हमारा हुआ डेटर। डेटर का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे तारीख में 1 फरवरी को लिखा है ना बेटा, तो अपन लिखेंगे 1 फरवरी 2020 टू बैलेंस डीडी। क्या अकाउंट करंट की शुरुआत जो है वो किसी ओपनिंग बैलेंस से हो रही है बेटा? इसलिए जो ड्यू डेट होगी वो 1 फरवरी को ही मान ली जाएगी। कितना रुपए हम मांगते थे उससे? 5000। कॉपी में जब थ्योरी मैंने लिखवाई थी तो 4 बेसिक पॉइंट लिखवाया था। अगर किसी लेन देन की कोई ड्यू डेट गिवन है तो ड्यू डेट से कहाँ जाएंगे? अकाउंट करंट बनाने की डेट जाएंगे। अगर किसी लेन देन की कोई ड्यू डेट गिवन नहीं है तो लेन देन की तिथि को ही क्या मान लिया जाएगा? और यदि किसी अकाउंट करंट की शुरुआत किसी ओपनिंग बैलेंस से हो रही है तो उस डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट करंट को भी डेज की कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा बेटे। अगर 1 फरवरी को कोई लेन देन हुआ होता तो फरवरी में दिन कितने होते हैं? 29। 2020 वाला साल है ना, तो 29 दिन में से 1 फरवरी का दिन तो मैं हटा दिया होता, तो फरवरी के दिन कितने लेता? 28। और 31 मार्च तक के लेता 31, तो 28 प्लस 31 59 दिन आ गया होता। लेकिन चूंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है? ओपनिंग बैलेंस, तो मुझे फरवरी के पूरे 29 दिन लेने पड़ेंगे बेटा। तो फरवरी के हो गए 29 प्लस मार्च के हो गए 31। 29 प्लस 31 कितने हो गए? 7। बात समझे बेटा? नंबर ऑफ डेज जो आपने लिखे हैं 7, बेटा पॉजिटिव डेज है कि नेगेटिव डेज है? पॉजिटिव, क्योंकि मैं 1 फरवरी से कहाँ जाऊंगा? 31। अच्छा बताइए, पहले मार्च आएगी कि पहले फरवरी आएगी? तो जब मैं फरवरी से मार्च के दिन काउंट करूंगा तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा दिनों में। अच्छा, मेरे को 30 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में नंबर ऑफ डेज लेने हैं। मैं 31 मार्च से 30 अप्रैल जाऊं, कहां से? 31 मार्च से 30 अप्रैल, तो नंबर ऑफ दिन पॉजिटिव आएंगे ना। एक में 30 अप्रैल से उल्टा कहां पे आऊं? 31 मार्च, तो नंबर ऑफ डेज पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे? समझ गए? आगे वाला पॉइंट। अच्छा, 5000 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए? 60 से। क्या इसका प्रोडक्ट 3 लाख आ जाएगा बेटा? नंबर नेक्स्ट। ड्यू डेट में लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है। 5 फरवरी को सेल्स मेड बाय मी टू यू। माल किसने बेचा? मी ने। मी कौन है बेटे? हम। हमने माल किसको बेचा? यू को। पहले एंट्री बोलो यू को माल बेचने की। यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कौन सी तारीख को बेचा बेटे? 5 तारीख को। यू के डेबिट में लिखो। कितने रुपए का माल बेचा है? 8250। ओके बेटे? देखो इस ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट क्या लिखी हुई है? इनवॉइस की डेट को ही क्या नाम देते हैं? ड्यू डेट। मतलब जब कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को माल किसी अन्य दिन बेचे और इनवॉइस पर डेट कोई अन्य दिन की लिखे, तो जो इनवॉइस पर डेट लिखी जाती है उसे क्या नाम देते हैं? ड्यू डेट। समझ गए बेटा? हमने माल बेचा कब है? यू को 5 फरवरी को। हमने उसे कहा कि तू पैसे हमें कब दे देना? 7 अप्रैल। लेकिन हम लोग तो अपने किए गए सभी ट्रांजैक्शन का हिसाब कौन सी डेट कर लेंगे? 31 मार्च। तो बताओ 31 मार्च पहले आएगी कि 7 अप्रैल पहले आएगी?
हमें पैसा लेने का अधिकार कब मिलेगा? 7 अप्रैल को। और हम पैसे मांगने कब आ जाएंगे? 31 मार्च। तो वह व्यक्ति हमें 7 दिन पहले पैसा देगा कि नहीं देगा? तो बताइए, हमें ब्याज लेना होगा या ब्याज देना होगा? बात समझ में आ रही है? अब मैंने कॉपी में यही थ्योरी में लिखवाया, चाहो तो कॉपी के पन्ने वापस पलट के देखो। जब किसी लेन देन की देय तिथि खाता विवरण बनाने की तिथि के बाद देय हो रही हो, बताओ इस ट्रांजेक्शन की जो ड्यू डेट है बेटे, क्या वो 7 अप्रैल है ना? 7 अप्रैल 31 मार्च से पहले आएगी या बाद में आएगी? बाद में आएगी ना। तो हम इस प्रकार के लेन देन पर कोई ब्याज की गणना डायरेक्टली नहीं करते। जबकि खाता विवरण बनाने की डेट जो कौन सी है, 31 मार्च से लेकर उस ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट में जो गैप है, उन दिनों का क्या लगाते हैं? इंटरेस्ट लगाते हैं। मुझे पैसा मिलना कब चाहिए था? 7 अप्रैल। और मुझे मिल कब जाएगा? तो मुझे कितने दिन पहले मिलेगा? तो ब्याज भी तो 7 दिनों का लगेगा ना। बात समझ में? अब इस ब्याज को 3 प्रकार का नाम दिया गया, कॉपी में आपने लिखा भी है। नकारात्मक ब्याज, विपरीत ब्याज और लांछनीय ब्याज। पहले नकारात्मक ब्याज समझो, लिखेंगे नहीं कॉपी में भी, आप सिर्फ देखना स्क्रीन पे। मेरे को 1 फरवरी से 31 मार्च जाना था, तो नंबर ऑफ डेज 60 पॉजिटिव आए कि नहीं आए? मुझे 7 अप्रैल से उल्टा चलना पड़ रहा है 31 मार्च, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि पीछे आ रहा हूँ? मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? है ना? कॉपी में लिखेंगे नहीं बेटा। अगर मैं यहाँ पर ड्यू डेट लिखता हूँ 7 अप्रैल 2020, तो 31 मार्च और 7 अप्रैल में उल्टा चलने पर नंबर ऑफ डेज 7 आएंगे ना बेटा। लेकिन मुझे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट में। ब्रैकेट में माइनस लिखना होता है ना बेटा। ऊपर देखो 60 बिना ब्रैकेट लिखे हुए, ऊपर वाले 60 बिना ब्रैकेट है ना, क्योंकि वो कौन से डेज है? पॉजिटिव। ये 7 दिन किसमें लिखे हुए? ये दिन कौन से हैं? नेगेटिव। बात समझे? आपने 60 दिनों को 5000 से मल्टीप्लाई किया, तो जो 3 लाख आया वो भी बिना ब्रैकेट आया ना बेटे, क्योंकि वो दिन कौन से थे? पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आया कि नहीं? नीचे 7 दिन किसमें है? तो 8250 से मल्टीप्लाई करोगे तो 57,750 भी नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? लिखेंगे नहीं, अभी लिखना नहीं कुछ भी। 57,750 भी नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं लिखने से इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि बेटा गलती से या तो मैं यहां ब्रैकेट लिखना भूल जाऊं, या तो मेरे से गलती क्या हो जाए, ये मैं गलती से क्या नहीं लिखूं बेटा? ब्रैकेट नहीं लिखूं। या फिर मैं प्रोडक्ट कॉलम में क्या नहीं लिखूं गलती से? ब्रैकेट। तो मेरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो आंसर माइनस में आना चाहिए वो कहाँ आ जाएगा? प्लस में। बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना बेटा। तो मैं इस अड़चन से दूर करने के लिए मैं यहाँ पर डेज कॉलम को और प्रोडक्ट कॉलम को एक बार खाली छोड़ दूंगा। बेटा डेबिट में से माइनस करके दिखाऊं या फिर डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट में लिख दूं, एक ही बात होगी कि नहीं? बोले बेटा। डेबिट का टोटल 15,000 है, इसमें से 200 माइनस कीजिए, कितना आंसर आया? 14,000। मैंने कहा डेबिट का टोटल कितना है? 15,000। क्रेडिट में है 200। बताओ नेट में डेबिट कितना है? 14,800। ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? दोबारा पूछता हूँ। डेबिट का टोटल है 15,000, इसे 200 से कम कीजिए प्लस माइनस करके, तो आप बोलोगे 200 घटा दो, तो 15,000 माइनस 200 बराबर 14,800 डेबिट बैलेंस। मैंने कहा बढ़ाओ घटाओ मत, प्लस माइनस मत करो, लेकिन इस 15,000 के डेबिट बैलेंस को 14,800 के डेबिट बैलेंस पे ले आओ। तो आप क्या बोलोगे? सर 200 क्रेडिट कर दो, 15,000 डेबिट 200 क्रेडिट, नेट में 14,800 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो पहला ब्याज मैंने आपको कौन सा बोला? नकारात्मक ब्याज, जो मैंने अभी आपको ब्रैकेट में -7 और 57,750 दिखा, नकारात्मक ब्याज है। दूसरा इसे कौन सा ब्याज बोलते हैं? विपरीत ब्याज। बताइए डेबिट का विपरीत क्या होता है? क्रेडिट का विपरीत क्या होता है? तो इस प्रकार के ब्याज की गणना डेबिट में ट्रांजेक्शन हुआ लेकिन रिकॉर्डिंग किसमें कर दी जाए? ट्रांजेक्शन हुआ क्रेडिट में, रिकॉर्डिंग किसमें कर दी जाए? तो इसे विपरीत ब्याज बोलेंगे कि नहीं बोला? तो जब भी, मेरे साथ बोलेंगे, जब भी किसी लेन देन की देय तिथि खाता विवरण बनाने की तिथि के पश्चात आ रही हो, ऐसे इंटरेस्ट की गणना डेबिट के बजाय क्रेडिट में या क्रेडिट के बजाय डेबिट में, ऐसे ब्याज को ही विपरीत ब्याज
या लाल शाही ब्याज के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई बेटा? अच्छा, ये जो 7 अप्रैल आएगी, ये 31 मार्च के बाद आएगी ना बेटे? क्या मैं अभी तक मार्च के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया? नो सर। तो जो ये ब्याज का मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ना, वो पहले 31 मार्च तक के 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक के सभी लेन देन पहले करूंगा। 31 मार्च के लेन देन जब हो जाएंगे, उसके बाद में इस डेबिट वाले ब्याज को कहाँ लेकर आऊंगा? क्रेडिट में। और क्रेडिट वाले ब्याज को कहाँ लेकर आऊंगा? डेबिट में। बेटे बात समझ में आ गई? इसलिए फिलहाल अपन ने डेज कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया, प्रोडक्ट कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया। बेटे बात समझ में आई क्या? नंबर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नंबर 8 फरवरी को रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ यू बाय मी। किसकी एक्सेप्टेंस मिली बेटे? यू की एक्सेप्टेंस मिली। किसको मिली? मेरे द्वारा यू की एक्सेप्टेंस प्राप्त हुई। बेटा बिल कौन स्वीकार करता है? जिस पर बिल लिखा जाता है। तो बिल लिखा किसने होगा? मैंने। तो स्वीकार किसने किया होगा? यू ने। तो जो बिल लिखता है उसके लिए बनता है बिल रिसीवेबल, और जो बिल स्वीकार करता है उसके लिए बनता है बिल्स पेएबल। स्वीकार किसने किया? यू ने। तो यू के लिए बनेगा बीपी। बनाया किसने? मैंने। तो मेरे लिए बनेगा बीआर। और हम मी है ना बेटे, हमारे लिए क्या बनेगा? बीआर। एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू यू। फिर से बोलेंगे, सब बच्चे बोलेंगे। बीआर अकाउंट डेबिट टू यू। तो यू क्रेडिट हुआ ना बेटा? कौन सी डेट को क्रेडिट हुआ? 8 फरवरी को क्रेडिट हो रहा है बेटे। तो अपन डेट कॉलम में लिखेंगे 8 फरवरी, और क्या लिख देंगे इधर? बाय बिल रिसीवेबल। अच्छा, अपन ने बिल जो है कितने महीने का लिखा था? 8 फरवरी से एक महीना काउंट करो, 8 मार्च। दूसरा महीना काउंट करो 8 अप्रैल। तीसरा महीना काउंट करो 8 मई। 9, 10, 11। क्या इस बिल की डेट थी 11 मई निकल कर आई क्या बेटा? अच्छा, कितने रुपए का बिल था देखो? 10,000 रुपए। ये लीजिए, अमाउंट कॉलम में कितना डाल दिया मैंने? 10,000। फटाफट बताओ बेटा, क्या ये 11 मई 31 मार्च से पहले आ रही है कि बाद में आ रही है? बाद में आ रही है। तो मैं 31 मार्च से 11 मई से 31 मार्च दोबारा लौट कर आऊंगा, तो अप्रैल के दिन होंगे 30, 11 दिन होंगे मई के। 30 प्लस 11 41 दिन। रिवर्स चला कि नहीं चला? मैं उल्टा कदम चलना पड़ रहा है मेरे को? बताइए। ब्रैकेट में 41 माइनस में लिखूंगा अगर, तो प्रोडक्ट भी 4,10,000 माइनस में आएगा। मेरे से गलती हो गई, मैंने 41 दिन तो ब्रैकेट में लिख दिए, लेकिन प्रोडक्ट को गलती से ब्रैकेट में लिखना भूल गया। पूरी गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? इस लफड़े से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ब्लैंक छोड़ दो। जब 31 मार्च तक के ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, क्रेडिट को कहाँ ले आऊंगा? डेबिट में। डेबिट को कहाँ ले आऊंगा? क्रेडिट में। बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, यू सोल्ड गुड्स टू मी। अब की बार माल किसने बेचा? किसको बेचा? मी कौन है? हम। हमें माल बेचा गया, तो हमारे लिए परचेज हो गई बेटा। एंट्री बोलिए, परचेज अकाउंट टू यू। तो यू क्रेडिट हुआ ना? यू के क्रेडिट साइड में जाएगा 10 फरवरी को। लिखो बाय परचेज। अच्छा, कितने रुपए का माल? 11,000। क्या इसके ऊपर इनवॉइस की डेट 10 मार्च लिखी हुई है? इनवॉइस की डेट को ही क्या नाम देते हैं? ड्यू डेट का। अरे बेटा देखो, अब की बार 10 मार्च से 31 मार्च जाना है, उल्टा चलना पड़ रहा है कि सीधा? 10 मार्च से 31 मार्च में 21 दिनों का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, अब की बार ब्लैंक छोड़ने की जरूरत है क्या मुझे? ट्रांजेक्शन भी किधर हो रहा है? क्रेडिट में। ब्याज की गणना भी किधर होगी? क्रेडिट में, क्योंकि इसकी डे तिथि खाता विवरण बनाने की तिथि से पहले ही आ रही है, ना कि बाद में। तो बेटा 10,000 को मल्टीप्लाई 11,000 को मल्टीप्लाई करो 2 लाख, ये आ गया इसका प्रोडक्ट। आगे बेटे बात समझ। आगे देखो, 12 फरवरी को मी रिसीव्ड चेक फ्रॉम यू। किसको चेक मिला? मी को, यानी हमको मिला चेक। बेटा हमको चेक मिला होगा तो हमने तिजोरी में डाल के बंद कर दिया होगा क्या? किस लिए मिला होगा? बैंक जमा करने के लिए। एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू यू। तो यू क्रेडिट हुआ बेटे। यू के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। कौन सी डेट को लिखेंगे? 12 फरवरी। लिखो कितने रुपए का चेक मिला है? 7,500। राशि लिख लो 7,500। लेकिन इस चेक के ऊपर भी डेट क्या लिखी हुई है?
12 अप्रैल, तो ये 12 अप्रैल को भी क्या मानी जाएगी, ड्यू डेट। चलिए 12 अप्रैल से 31 मार्च आना है, उल्टा चलना पड़ रहा है क्या मेरे को, तो अप्रैल के दिन हो गए 12 दिन, 12 दिन नेगेटिव हो गए, नेगेटिव लिखो या ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक ज्यादा आसान रहेगा बेटे। आगे 16 फरवरी को कैश पेड बाय मी टू यू, मैंने पैसा किसको दिया, एंट्री बोलिए, यू अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यू डेबिट हुआ ना बेटे, यू के डेबिट में लिखो 16 फरवरी को। हाँ कितने रुपए का भुगतान किया, 2500, 2500। क्या इस लेन देन की कोई ड्यू डेट गिवन है, नो। क्या बताया था मैंने, ट्रांजैक्शन की डेट को ही क्या मान लेंगे, ड्यू डेट। अब मुझे 16 फरवरी से कहा जाना है 31 मार्च, क्योंकि 2020 एक लीप ईयर है, तो फरवरी कितने दिनों की होगी, 29 दिनों। 29 में से 16 दिन हटा दीजिए, 13 दिन तो फरवरी के और 31 दिन मार्च, 44 हो गए बेटा, यहाँ पर हो गए 44। एक बार मॉड्यूल देखिएगा बेटे, यहाँ पे इनके दिन कितने आ रहे हैं, 59, अपने दिन कितने आ रहे हैं, 7, यहाँ पे इनके दिन कितने आ रहे हैं, 43, अपने कितने आ रहे हैं बेटा, 44। मैंने बता दिया इनसे गलती हो रखी है, जब कभी मॉड्यूल रिवाइज होगा तो ये एरर ठीक हो जाएगी, समझ गए बेटे। आगे अच्छा 44 दिनों को 2500 से मल्टीप्लाई करके 1,10,000, यार ये ब्रैकेट में क्यों नहीं आया, मैंने छोड़ा क्यों नहीं इसको, क्योंकि मेरे को 16 फरवरी से कहाँ जाना है, उल्टा नहीं चलना, सीधे ही चलना है 16 फरवरी से, ठीक है बेटा। आगे चलिए 24 फरवरी को बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय मी, बिल किसने एक्सेप्ट किया, मी ने, किसके फेवर में एक्सेप्ट किया, तो बेटा यू ने लिखा होगा और मैंने स्वीकारा, तो यू के लिए हुआ होगा बिल रिसीवेबल, लेकिन मेरे लिए क्या हुआ, तो मैं तो मेरी बुक्स में एंट्री करूंगा, एंट्री क्या होगी, यू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। दोबारा बोलो सब बच्चे, कौन सी डेट को, 24 फरवरी को। अच्छा कौन सी डेट का था ड्यू डेट, 24 मार्च थी बेटा, 24 मार्च, कितने रुपए की, 5,000 रुपए। फटाफट बताओ क्या ये 24 मार्च 31 मार्च के बाद आएगी कि पहले, नंबर ऑफ डेज 7 आ जाएंगे बेटा, 7 गुना 5,000 बराबर कितना हो जाएगा, 35,000। बात समझ आ गई सब बच्चों को। आगे देखिए बेटा 28 फरवरी को कैश पेड बाय यू टू मी, अब क्या पैसा किसने दिया, यू ने, किसको दिया, मुझे, मी हम है, हमें पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू यू, तो यू क्रेडिट हुआ बेटा, यू के क्रेडिट साइड में। कितना मिला, $2,500। 28 फरवरी से 31 मार्च आना है, फरवरी 29 दिन की होती है बेटा, एक दिन फरवरी का, 31 दिन मार्च का, नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, ड्यू डेट कॉलम में 28 फरवरी लिख दूंगा मैं, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 32, 2,500 को 32 से मल्टीप्लाई करो फटाफट, 80,000। आगे बेटे बात समझ, क्या अपन ने सभी प्रकार के लेन देन पूरे कर लिए बेटा, अब अपने को अकाउंट करंट को कंप्लीट करना है। बताइए क्रेडिट साइड में आपको डेज ऑफ प्रोडक्ट कितने ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, क्रेडिट से कहाँ लेकर आ जाओ, देखो कौन सी डेट को लेकर आऊंगा, 31 मार्च 2020, क्योंकि जो 11 मई या 12 अप्रैल का जो गैप है वो 31 मार्च से लेकर काउंट किया जाएगा ना बेटे, इसलिए नंबर ऑफ डेज जो आएंगे वो 31 मार्च से निकाले जाएंगे। फटाफट बताइएगा 31 मार्च और 11 मई के बीच में अप्रैल के 40 दिन आएंगे बेटा, सॉरी 30 डेज आएंगे, और अप्रैल के 11 मई के 11 दिन, तो 30 दिन अप्रैल के, 11 दिन मई के, कितने दिन हो गए, 41। अगर मैं उधर की तरफ यहाँ की तरफ डेज लिखा होता तो 41 दिन लिखे आते ना बेटा, अब उधर की बजाय मैं कहाँ लिख दूंगा, देखो डेबिट में, क्या लिख दिया मैंने, 41 लिख दिया बेटा। अगर मैं 41 को इधर लिखता तो 10,000 से मल्टीप्लाई करने पर 4,10,000
प्रोडक्ट साइड में क्रेडिट साइड में आए होते, अब वो मैंने वहां नहीं लिखा तो मैं 4,10,000 किधर लिखूंगा, क्रेडिट के बजाय कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में। इसे नाम बोलेंगे रेड इंक इंटरेस्ट का। क्या नाम बोलेंगे, लेकिन कॉलम में इंटरेस्ट कॉलम लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट कॉलम लिखा हुआ है, तो रेड इंक इंटरेस्ट बोले या रेड इंक प्रोडक्ट बोले, रेड इंक प्रोडक्ट। अच्छा, पहले वाली कामकाज हो गया बेटा, दूसरा वाला देखिए। 31 मार्च और 12 अप्रैल के बीच में कितने दिनों का गैप है, 12 दिनों का गैप है ना बेटा, तो यहाँ पर वही 31 मार्च को रेड इंक प्रोडक्ट कितने दिन, 12 दिन। 60,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 90,000 आएगा। देख लो बेटा, अगर मैं 12 दिन यहाँ पे लिखा होता तो माइनस में लिखा होता ना, यहाँ लिखा होता तो 90,000 माइनस में लिखा होता। मैंने क्रेडिट में माइनस लिखने की बजाय क्या कर दिया, उसे डेबिट में ही लिख दिया। बात समझ आ गई बेटे। ये तो हो गई हमारे क्रेडिट से डेबिट में लाने की बात। देखो क्या डेबिट में भी कोई ब्रैकेट में लिखा हुआ ब्लैंक लिखा हुआ आ रहा है, यस सर। क्या लिखेंगे डेट कॉलम में, और नाम क्या देंगे उसका, रेड इंक प्रोडक्ट, छोड़ देंगे इसको। अच्छा, 7 अप्रैल से मुझे कहाँ जाना है, 31 मार्च। नंबर ऑफ डेज बोलो 7। जो 7 दिन में क्रेडिट में लिख रहा हूँ वो डेबिट में मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ता। जो मैं 8,250 देख रहा हूँ ये वाले, उनको 7 दिन से मल्टीप्लाई करता तो 57,750 इधर की तरफ ब्रैकेट में आए होते। वहां लाने की बजाय मैं कहाँ लेकर आ जाऊंगा, क्रेडिट में। डेबिट से कहाँ ले आया बेटे, क्रेडिट में। आ गई क्या आप सभी को बात समझ, पक्की बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब आप कैलकुलेटर काम बैठाओ, डेबिट के प्रोडक्ट का टोटल लगाओ पहले, कितना, 9,45,000। क्रेडिट साइड का टोटल कम है ना, माइनस कर दो, 5,76,250। बेटा जैसे टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं ना, यहाँ पर लिख रहे हैं हम बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि अपन जो बैलेंसिंग कर रहे हैं वो कौन से कॉलम की कर रहे हैं, प्रोडक्ट की। 5,76,250। बेटा मैंने दो तरीके से आपको बताया था, एक तो समझाया था लॉजिकली और एक इजी बनाने के लटवा भी दिया था। जिधर की तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा ब्याज उसके विपरीत दिशा डेबिट साइड में आ जाएगा। अच्छा, मुझे 5,76,250 पे क्या करना है, इंटरेस्ट लगाना है। कितने दिन का लगाना है, एक दिन का। अच्छा, और थोड़ा लॉजिकली फिर बता दूं, क्या पता छुट्टियों में गैप हो गया, नहीं आ रहा हो। हम कौन है इस क्वेश्चन में, मी। हमारी बुक में किसका अकाउंट है, यू के डेबिट वाले ब्याज की राशि पर तो हमें ब्याज मिलना है और क्रेडिट वाली राशि पर हमें ब्याज देना है। देखो डेबिट का टोटल ज्यादा है बेटा, तो ब्याज लेना है ज्यादा, और क्रेडिट का टोटल था कम, यानी ब्याज देना है कम। तो लेना है ज्यादा, देना है कम, तो नेट में अपने को ब्याज लेना होगा ना। किससे लेंगे हम ब्याज, यू को क्या बनाएंगे, डेटर। क्या बनाएंगे, यू को। इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो हमारा एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा, एंट्री बनाओ, यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो देखो बेटा मैंने कहा था जिधर की तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा तो इंटरेस्ट की कहानी उसके अपोजिट साइड में आ जाएगी, टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की गणना कैसे करेंगे, 5,76,250 गुणा, ये देखो कितना परसेंट, 12%, 1/366, क्योंकि अपन ने 188.93 188.93 आयुष 188.93 में। तो बेटा हमारा इंटरेस्ट जो है वो 189 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 188.93 को मैं 189 बोल सकता हूँ बेटा। ओके बच्चा लोग, अब अपन लोग लेन देनों का हिसाब करेंगे। अपन ने तो भी किसका हिसाब किया है, ब्याज का। अब किसका हिसाब करेंगे, लेन देन का। हम कौन है इस क्वेश्चन में, मी। हमारी बुक में किसका अकाउंट है, हमने यू को 5,000 से 8,250 से 2,500 5,189 से देनदार बनाया है बेटे।
और 10,000 से, 11,000 से, 7,000 से, 2,500 से लेनदार बनाया है। दिखने पर तो साफ साफ पता चल रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल कम है। पहले क्रेडिट का टोटल लगाओ। नहीं, क्रेडिट का टोटल लगाइए। 10 + 11 21 प्लस 31 आ रहा है क्या? 31 में से ये 5,000, 8,250, 2,500, 5,000 और 189 घटा दो। घटा दो बेटे। 189 भी करना है ना? 10,061। तो ब्याज तो हम मांगते हैं यू से और पैसे मांगता है यू हमसे। हो गया ना उल्टी बात? आ गई ना उल्टी बात इस प्रश्न में भी? आपको कैसे पता चला कि हम ब्याज मांगते हैं? क्योंकि हमने ब्याज यू के डेबिट में लिखा है, तो यू हमारा क्या हो गया? डेबिट। और बैलेंस शीट कैसे आ रहा है? यू के क्रेडिट का टोटल तो ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, तो वो क्रेडिटर तो है ज्यादा, डेटर है कम, तो नेट में वो हमारा क्रेडिटर हुआ ना। बताओ, वो हमारा क्रेडिटर है तो हमें पैसे उसे देने चाहिए थे ना। पैसे तो हम देंगे, नॉर्मल केस में ब्याज भी हमें देना चाहिए था ना, लेकिन हम इस प्रश्न में उसे ब्याज दे नहीं रहे, उसे ब्याज ले रहे हैं क्योंकि इसमें कई लेन देन ऐसे हो गए जिनकी देय तिथि खाता विवरण बनाने की तिथि के बाद देय हो रही है। इस कारण से ब्याज लेने की बजाय ब्याज देना पड़ा या ब्याज देने की बजाय ब्याज लेना पड़ा। बात समझ में आ गई बेटा? ये टोटल कितना हो गया? 31,000 और ये रहा आपका सवाल। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नोट करना है किसी को? अब देखो, नोट तो तुम घर जाके कर लेना, क्योंकि नोट करने में तुम 15 मिनट खा जाओगे। ठीक है ना? ये सॉल्यूशन था आपके सामने। एक काम कर लो, फोटो खींच लो इसकी। फिर कहीं से भी आ जाओ, मॉड्यूल से मत कर लेना, क्योंकि मॉड्यूल में नंबर ऑफ डेज में गलती है बेटा। अच्छा, आंसर देखो हमारा कितना आ रहा है? 10,061 आ रहा है ना बेटे। इनका देखिए, हमारा 189 आ रहा है, इनका कितना है? 187, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट इनका कितना है? 2,95,000 और हमारा कितना है? देखो 3 लाख। वो डिफरेंस क्यों मैं समझा दिया हूँ आपको कि इन्होंने फरवरी वैसे तो मानी 28 दिन की, तो फिर नीचे दिन भी कितने मानने चाहिए थे? 365। ये गड़बड़ी हो गई। और मैंने सिखाई दिया कि यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हो तो अपने को दिमाग लगाना होगा कि फरवरी अगर लीप ईयर की है तो 366 दिन लेंगे, नहीं बोला है तो, और अगर कुछ बोला है क्वेश्चन में तो जैसा बोला है वैसा करना पड़ेगा। कर लिया बेटा? एक और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 7 एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि जो तीसरा सवाल किया है बेटा अपन ने, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देखो 7th इलस्ट्रेशन। अरे नहीं, आपकी क्लास का टाइम क्या दिया था? 12। ठीक है, कल करेंगे। ये पक्का सामने आया? चलो ठीक, कल करते हैं। ओके।